वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फाइलम कोर्डेटा की शुरुआत करी और पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था 4 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स के बारे में, जिनमें से 3 फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स थे। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज एंड प्रेजेंस ऑफ ए डोर्सल सिंगल ट्यूब्यूलर नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। 3 ये हमारे पास फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा हमने एक और कैरेक्टर डिस्कस किया जिसे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, एंड इट वाज द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, यानी कि एनस के पीछे का जो बॉडी का पार्ट होता है जिसे हम टेल कहते हैं। ये भी कोऑर्डिनेटा में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पर हाँ इसके कई सारे एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। पर जो 3 फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स हैं उनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है और इनवेरिएबली वो सभी कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट हैं। आज अब हम बात करेंगे फाइलम कोऑर्डिनेटा में जो दूसरे जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। और जैसा कि हमने पिछले फाइला जितने भी अभी तक पढ़े हैं उसमें हम सबसे पहले बात जो करते हैं वो हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारी शुरुआत होगी वो हैबिट और हैबिटेट से करेंगे। और जैसा कि मैं आपको पता भी होगा, फिशेज़ है पानी में रहती है, फ्रेश वाटर भी है, मराइन फिशेज़ भी होती है, कई सारे एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं और कई सारे इवन जैसे बर्ड्स वगैरह हैं वो एरियल भी है, हवा में भी रहते हैं। तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हैबिट और हैबिटेट कोई बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बनता नहीं है। दे आर एक्वेटिक, और एक्वेटिक में दोनों ही तरह के होंगे, मराइन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं। दूसरा टेरेस्ट्रियल भी हैं, और टेरेस्ट्रियल के अलावा दे आर इवन हवा में उड़ने वाले भी हैं। कई सारे कोऑर्डिनेट्स जैसे बर्ड्स हैं और कुछ बैट्स जैसे मैमल्स हैं वो भी हवा में हैं। तो दे आर इवन प्रेजेंट इन एयर। और इनमें से कोई भी मैमल्स, बड़े ही फ्यू एक आध एग्जाम्पल कोई मिलेंगे आपको जो एक्टोपैरासाइट होंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग। करेक्ट बच्चों? तो हैबिट और हैबिटेट हो गया। देन कम टू द बेसिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बेसिक फीचर्स, तो आप खुद बताते जाएं, अब जस्ट रिकॉल करें। ऑब्वियसली ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिमेट्री नो डाउट बाईलेटरल सिमेट्री होगी। उसके बाद बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, सिलोम की बात करेंगे तो दे आर सिलोमेट। और याद रखें आप कौन सी वाली सिलोम होगी इनमें, दे विल बी हैविंग एंटीरोसिलोम, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा में एंटीरोसिलोम है। और ब्लास्टोपोर की फैट की अगर हम बात करें तो दे आर इंक्लूडेड इन ड्यूटेरोस्टोमिया। सेगमेंटेशन में आपको बता ही चुका हूँ कि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट, क्योंकि हमारे पास 3 फाइला ऐसे हैं जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। एक सबसे पहले शुरुआत एनिलिडा से हुई, उसके बाद आर्थ्रोपोडा और तीसरा कोर्डेटा। और उस समय भी मैंने एक्सप्लेन किया था हमारे जो मसल्स हैं उनमें सेगमेंटेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्लियरली विजिबल है। यहाँ ऐड कर सकते हैं हम कि सेगमेंटेशन इन मसल्स clearly visible
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, और एडल्ट्स में भी मैंने आपको बताया कि एक डायग्राम भी बताया था मैंने आपको सलमान खान का, सेगमेंटली अरेंज्ड आपने मसल्स देखे हैं। इसके अलावा जो हमारी रिब्स हैं वो भी सेगमेंटेशन को प्रूव करती है, रिब्स हो गई। इसके अलावा जो हमारे वर्टिब्रे हैं, वर्टिब्रल कॉलम की, ये सभी सेगमेंटेशन को प्रूव करती है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ध्यान रखें आप। ये हमारे बेसिक फीचर्स कंप्लीट हो गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है, एंटीरोसिलोम हो जाएगी, ड्यूटेरोस्टोमिया में इंक्लूडेड है ये, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी इनमें प्रेजेंट है। नाउ कम टू द अदर कैरेक्टर्स, जैसा कि हम डिस्कशन करते हैं हर बार उसी तरीके से करते हुए जाएंगे। और अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों कोर्डेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सभी में कंप्लीट होगा। माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, आपको पता ही है। वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके अलावा लीवर एक प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लीवर के अलावा यू कैन इवन टॉक अबाउट पेंक्रियाज, है ना। तो ये सब हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होगी। और जैसा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरुआत हो चुकी है, डाइजेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। ये सब चीज़ें मुझे अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये तो अब आपके टिप्स पे रहनी चाहिए, क्योंकि इन सभी पॉइंट को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। फाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम शुरुआत करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ नई बातें मैं आपको बताऊंगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सभी कोर्डेट्स में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा। ऑल कोर्डेट्स विल हैव क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें एक ही एक्सेप्शन आएगा, यूरो कोर्डेट्स, उसमें थोड़ा ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। समझ लीजिए आपकी पूरा क्लोज भी नहीं है और पूरा ओपन टाइप भी नहीं है, बीच में का। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोर्डेट में किस में ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो वी कैन चूज़ यूरो कोर्डेट्स। तो जब मैं यूरो कोर्डेटा पढ़ूंगा उस समय इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हार्ट जो होता है वो हमेशा वेंट्रल साइड में होता है। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है बच्चों, हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में, यानी आगे की तरफ है। आप भी अपना हार्ट फील करें तो सामने की तरफ ही है ना, बैक साइड में, पीछे तो नहीं है, डोर्सल तो नहीं है। तो आगे जैसे ही हमारी ये जो रिब्स है, फ्रंट है, वहाँ एकदम पीछे हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बच्चों कोर्डेट में और नॉन कोर्डेट में। कि जैसे हमने कॉकरोच बनाया था, आप याद कीजिए कि व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कॉकरोच, अभी मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो कॉकरोच का हार्ट यहाँ था, है ना। तो ये जो साइड होती है ये डोर्सल साइड है। इनवर्टिब्रेट में जहाँ जिनमें भी हार्ट होगा वो डोर्सल साइड में ही होगा। और जो वर्टिब्रेट होंगे, कोई भी जैसे हम वर्टिब्रेट बनाएंगे तो उनका हार्ट यहाँ नीचे की तरफ, ये उनकी लोकेशन होगी। तो दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफरेंस है ये बच्चों कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में, दैट द हार्ट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स वेंट्रल साइड। और ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट। और दूसरा जो यहाँ पॉइंट बनता है वो है ब्लड फ्लो इन डोर्सल ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो इन डोर्सल ब्लड वेसल। ये मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए। मैं अर्थवर्म से इसकी शुरुआत करता हूँ, अर्थवर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म में
अभी डायग्राम बड़ा घटिया सा बना है, कोई बात नहीं, आपको उससे कोई मतलब, ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी यहाँ पे। अब हमारा जो अर्थवर्म है उसमें एक मेजर ब्लड वेसल है जो यहाँ पर ऊपर की तरफ है, डोर्सल साइड में एक बड़ा ब्लड वेसल होता है, इसको हम डोर्सल ब्लड वेसल कहते हैं। मैंने अर्थवर्म के समय पढ़ाया भी है, आपको डायग्राम दिखाया था इसका। इस डोर्सल ब्लड वेसल में ब्लड का जो फ्लो होगा वो पीछे से आगे की तरफ होगा, यानी कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड। समझ में आया आपको? पर इसका ठीक उल्टा कोरोडेट्स में होगा। अगर कोरोडेट में कोई डोर्सल ब्लड वेसल होगा तो उसमें ब्लड का फ्लो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ होगा। समझ गए आप? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, मैंने यहाँ दो डायग्राम आपके सामने रखे हुए हैं। एक ये अर्थवर्म का डायग्राम है हमारे पास। अब आप इस अर्थवर्म में देख सकते हैं कि ये पूरा इसका डोर्सल ब्लड वेसल है, ये इसका पूरा डोर्सल ब्लड वेसल है। और इस डोर्सल ब्लड वेसल, इसको मैं यहाँ लेबल कर देता हूँ, दिस इज़ डोर्सल ब्लड वेसल। पूरा ये जो पूरा चल रहा है, इसमें ब्लड का जो फ्लो होगा वो पीछे से आगे की तरफ होता है। अब यहाँ हम एक ह्यूमन को मैंने बनाया है, और आप देखिए कि ये इसकी डोर्सल साइड हो गई, करेक्ट, लेटा हुआ है। और ये इसकी जिस तरफ एब्डोमन है, वेंट्रल साइड हो गई। एक तो आप देखो हार्ट की लोकेशन देखिए, हार्ट हमेशा नीचे की तरफ है, तो ये जो हार्ट होगा ये वेंट्रल हार्ट है। और अब यहाँ से एक ब्लड वेसल निकलेगा, जो निकलेगा तो वेंट्रल साइड से, लेकिन हार्ट से फिर वो ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ जाएगा, डोर्सल साइड में आ जाएगा। ये हमारा मेन सिस्टमिक एओर्टा है जो पूरा पीछे की ओर जाएगा, और एट रेगुलर इंटरवल पर ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स आएंगे उनको ये ब्लड सप्लाई करेगा, और इवेंचुअली ये जो है लेग्स में और एवरीवेयर इट विल गो। तो इसको आप जिसको नाम देते हैं हम डोर्सल एओर्टा, या हम इसे सिस्टमिक एओर्टा भी कहते हैं, सिस्टमिक एओर्टा भी कहते हैं। इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा वो ये हार्ट की तरफ से, यानी आगे से पीछे की तरफ है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस फिर से आता है कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में। कई सारे डिफरेंस हैं। नर्वस सिस्टम का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नर्वस सिस्टम में उनकी नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होती है और हमारी नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड में है। ब्लड वेसल में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो हार्ट की अगर हम बात करें तो उनका हार्ट डोर्सल साइड में होता है, हमारा हार्ट वेंट्रल साइड में है। और जो एक डोर्सल ब्लड वेसल है उसमें ब्लड का फ्लो इनवर्टिब्रेट्स में पीछे से आगे की तरफ होता है, पोस्टीरियर से एंटीरियर एंड की तरफ होगा। और जो जितने भी कोर्डेट्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ होगा। तो ये हमारे अब तक 3 पॉइंट हो गए। पहला क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, दूसरा हार्ट की जो लोकेशन होगी वो वेंट्रल साइड में होगा, एंड ब्लड फ्लो इन डोर्सल ब्लड वेसल, इसको हम नीचे फिर से लिख लेते हैं, ब्लड फ्लो इन डोर्सल ब्लड वेसल is always from anterior to posterior end। करेक्ट बच्चों? तो ये कुछ मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, और साथ ही साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं कोर्डेट कैरेक्टर्स के बारे में कि विच आर अदर कोर्डेट कैरेक्टर्स। अभी तक 2 कोर्डेट कैरेक्टर हमने डिस्कस किए हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हमने लिया है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, एक और पॉइंट अब डिस्कस करते हैं, और वो होगा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट पोर्टल सिस्टम। ओके बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे आप। पोर्टल सिस्टम आपके आगे पूरी बायोलॉजी में बड़ा काम आने वाला है, ध्यान से समझें क्या होता है। नॉर्मली आप ये जानते हैं बच्चों कि जो हार्ट होता है वहाँ से एक आर्टरी निकलेगी, और उस आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचता है। करेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है कि हार्ट से किसी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी ऑर्गन तक पहुंचेगा, और फिर हम ये जानते हैं कि उस ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? किसी वेन के थ्रू। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट को जाएगा। हम ये भी जानते हैं, देखो एक और डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको कि ज़्यादा अच्छे से इसको एलोबरेट करते हैं हम। ये हार्ट है और यहाँ से ये कोई एक मेजर एओर्टा निकला और फिर ये उसकी ब्रांचेज हो गई जो अलग अलग ऑर्गन्स में जा रही है, तो इसे हम आर्टरी कहते हैं। और आर्टरी किसी ऑर्गन में एंटर करती है तो उसके बाद इसकी फाइन ब्रांचेस, तो यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गन है, ये ले लिया कोई भी ऑर्गन। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, कई बार बता चुका हूँ कि ये जो हमारी आर्टरी होगी इसकी और फाइन ब्रांचेस होगी, और इन फाइन ब्रांचेस को हम कैपिलरीज कहेंगे। फिर ये कैपिलरीज आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगेगी वापस, और ये देखिए अब इनका जो ब्लड है वो भी डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, और ये आपस में जुड़ के अल्टीमेटली एक वेन्यूल बनाती है। और ये जो वेन्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ के कोई वेन बनेगी। ठीक, ये चीज़ें मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। और अब ये जो वेन होगी ये यहाँ से इस ऑर्गन को छोड़ के निकल जाएगी, इस ऑर्गन से ये वेन बाहर निकल जाएगी, और फाइनली इट विल गो बैक टू द हार्ट। तो ये हार्ट में मैंने भेज दिया। तो आपने क्या देखा कि जो आर्टरी है वो ऑर्गन में पहुंचने के बाद कैपिलरीज में डिवाइड होती है, वही कैपिलरीज आपस में जुड़ के वेन बनाती है, और वेन जो है उस ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती है। वेरी गुड। ये नॉर्मली सभी ऑर्गन्स में इसी तरह का सिस्टम चलता है। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पोर्टल सिस्टम। सो व्हाट इज़ पोर्टल सिस्टम? यहाँ आपका सिस्टम थोड़ा अब डिफरेंट हो जाएगा। ये लीजिए, लेट्स बिगिन विथ पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होगा ध्यान से समझेंगे आप। जो हार्ट है वहाँ से एक आर्टरी निकलेगी, फाइन। ये आर्टरी ऑर्गन में पहुँचेगी और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। वेरी गुड। कैपिलरीज आपस में जुड़ के क्या बनाती है? वेन बनाती है। और ये जो वेन है नॉर्मली वापस हार्ट तक पहुंचती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी ये होगा कि ये जो वेन है ये किसी दूसरे ऑर्गन में पहुंचेगी। ये कहाँ हुआ था? ये किसी ऑर्गन में हुआ था। इधर वापस राइट साइड में देखें आप कि हार्ट से एक आर्टरी निकली और वो आर्टरी ऑर्गन में पहुंची। ऑर्गन में पहुंच के उसने क्या बनाई? कैपिलरीज बनाई। वो कैपिलरीज आपस में जुड़ के वेन बनाती है। वेन उस ऑर्गन से बाहर निकल गई। अब नॉर्मल केस में ये होता है कि वेन जो है वो हार्ट तक जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये जो वेन है ये किसी दूसरे ऑर्गन में चली जाएगी और वहाँ ये वेन वापस छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, और फिर वो कैपिलरीज आपस में जुड़ के एक नई वेन बनाएगी, और अब ये वेन आपकी अल्टीमेटली हार्ट में पहुँचेगा। अब इसमें ये जो सर्कुलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस सर्कुलेशन में इतना जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। पोर्टल सिस्टम कहते हैं।
क्या चीज़ होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, आप इसकी डेफिनेशन को समझना। पोर्टल सिस्टम is a part of blood vascular system between two organs। समझ में आया आपको? बिटवीन टू ऑर्गन्स, यानी यहाँ क्या हो रहा है कि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक के बीच का ये जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, इसे हम पोर्टल सिस्टम के नाम से जानेंगे, है ना। और ये जो वेन बनेगी हमारे पास, ये जो वेन मैं बता रहा हूँ आपको, एक ऑर्गन से निकली और दूसरे ऑर्गन में जा रही है, इस वेन को हम पोर्टल वेन कहेंगे। वी विल कॉल इट पोर्टल वेन। तो इसकी डेफिनेशन को फिर से ध्यान से समझें। पोर्टल सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट बिटवीन, इसको ऐसा कर दें हम, प्रेजेंट बिटवीन टू ऑर्गन्स। आगे इसमें ऐड कर रहा हूं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम कैपिलरीज एंड इट एंड अप इनटू कैपिलरीज। आपको ये बात समझ में आई कि वापस इस डायग्राम में आ रहे हैं कि शुरुआत यहाँ से हो रही, यहाँ से जो कैपिलरीज आपस में जुड़ रही है, उन्हीं कैपिलरीज से आपकी ये वेन बनती है, फाइन। और ये वेन किसी दूसरे ऑर्गन में जाके वापस कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। तो ये जो इतना इतना हमारा पोर्शन है, यही तो हमारा पोर्टल सिस्टम है। द पोर्टल सिस्टम begins with capillaries and the portal system ends up into the capillaries। एक ऑर्गन की कैपिलरीज के जुड़ने से पोर्टल सिस्टम की शुरुआत होती है, और फिर वो जो पोर्टल वेन है वो उस एक ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन में जाएगी और वहाँ वापस वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, वहाँ वो पोर्टल सिस्टम एंड होता है। बाद में वो ब्लड आगे हार्ट में चला जाएगा, वो अलग बात है, वो पोर्टल सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। पोर्टल सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बिटवीन टू ऑर्गन्स, करेक्ट। इस डेफिनेशन में मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, उसको भी समझना। द पोर्टल सिस्टम कलेक्ट्स blood from one organ and it distribute the blood into other organ। जबकि नॉर्मल केस में क्या होता है कि एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई हुई तो वहाँ से वो ब्लड कलेक्ट होकर सीधा हार्ट में जाएगा। यहाँ पोर्टल सिस्टम के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट बिटवीन टू ऑर्गन्स, इट ओरिजिनेट फ्रॉम कैपिलरीज एंड इट एंड अप इनटू कैपिलरीज। द पोर्टल सिस्टम कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम वन ऑर्गन एंड इट डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड इनटू अदर ऑर्गन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और जितने भी कॉर्डेट्स हैं, उन कॉर्डेट्स में दो तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं। पोर्टल सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी इसे आपको। और दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर? पहले आ जाते हैं हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होगा बच्चों, हार्ट से ब्लड जो है पहले एलिमेंट्री कैनाल को जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल को जाएगा। अब एलिमेंट्री कैनाल से जो ब्लड वापस कलेक्ट होगा वो एक हिपेटिक पोर्टल वेन से कलेक्ट होगा। तो ये मैंने यहाँ बना दी एक हिपेटिक पोर्टल वेन। और ये जो हिपेटिक पोर्टल वेन है, ये इस ब्लड को वापस हार्ट में नहीं ले जाएगी, बल्कि ये उस ब्लड को लीवर में ले जाएगी और ये वापस यहाँ कैपिलरीज में इस तरह से डिवाइड हो जाएगी और यहाँ से इसने ये कलेक्ट किया। तो इतना इतना ये जो हमारा पोर्शन है,
दिस इज़ व्हाट वी कॉल हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो हमारी हिपेटिक पोर्टल वेन है, जो मेजर वेन ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये एलिमेंट्री कैनाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में नहीं ले जाके ये लीवर में उसको टर्मिनेट करती है, वहाँ उसको रिलीज़ करती है। आया समझ में? इसलिए हमारे पास एक ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है। मेरे पास एक और डायग्राम भी है, तो उस डायग्राम से भी आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को देखिए आप, ये देखिए, तो आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ये ब्लड निकला और ये ब्लड जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल को ये देखो सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कई सारी कैपिलरीज है। फाइन। अब यही ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड हो गया है तो यहाँ से ये कैपिलरीज से कलेक्ट किया जा रहा है ना, और कलेक्ट करके ये हमारी बन गई हिपेटिक पोर्टल वेन बन गई, और ये हिपेटिक पोर्टल वेन वापस कैपिलरीज में डिवाइड हो गई है लीवर में पहुंचने के बाद। हाँ, ये बात और है कि लीवर को जो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड मिला है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऐसे में लीवर की सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, तो लीवर इज़ डायरेक्टली रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये जो डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर को सप्लाई हो रहा है ये पोर्टल सिस्टम का पार्ट नहीं है। पोर्टल सिस्टम का पार्ट सिर्फ इतना ही है। आया समझ में? जहाँ इसका ओरिजिन इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि जो ओरिजिन हो रहा है वो कैपिलरीज से, ये देखो ये सारी छोटी छोटी कैपिलरीज हैं हमारे पास यहाँ, और ये जो एंड अप इसका वापस लीवर में जाके होगा वो भी कैपिलरीज में होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है? एलिमेंट्री कैनाल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सीधा हार्ट में नहीं जाके पहले लीवर में क्यों गया? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट फॉर दैट? मैं आपको समझाता हूँ बच्चों कि जब आप कुछ भी खाते हो, ये हिपेटिक पोर्टल वेन है। ओके, वापस कम बैक टू द पॉइंट, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझें कि जब भी आप कुछ खाते हो वो सीधा आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में उसका डाइजेशन होगा, और वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखें, मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मैं ये अलग से कलर ले लेता हूँ। ये देखिए, ये आपका फूड है जिसको आपने खाया और यहीं पे ये इसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद अब ये जो फूड है ये एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब होके ये इसी ब्लड में तो जाएगा, तो ये सारा इसमें गया। अब मान लीजिए, सोचिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार है, ध्यान से सुनना। यहाँ आते हैं और मैं कुछ 2-4 पॉइंट बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, हमारा जो ब्लड है उसमें जो ब्लड की ग्लूकोज कंसनट्रेशन होती है वो 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है। समझना ध्यान से, आप सीखना इसको। अब हुआ क्या कि आपने ये जो भी फूड खाया है इस फूड में खूब सारा ग्लूकोज है। आपने ग्लूकोज पी लिया बहुत सारा, या हो सकता है आपने खूब सारा स्टार्च खा लिया, है ना, चावल खा लिए, पोटैटो खा लिए। तो जब इनका डाइजेशन होता है स्टार्च का, तो स्टार्च के डाइजेशन से भी ग्लूकोज मिलता है। ये सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर इस ब्लड में जाएगा, और जैसे इस ब्लड में गया, इस ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो मान लीजिए 300 मिलीग्राम पर 100 ml तक चली गई। इतनी क्यों गई? क्योंकि आपने खाया है तो जो एब्जॉर्ब हुआ है तो उसमें ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ना बच्चों। तो अब सोचिए कि ये हमारी बॉडी में हर चीज़ की एक रेंज होती है, वो चीज़ उसी रेंज में रहनी चाहिए। और आपके इस खाने से क्या हुआ है कि 300 मिलीग्राम, देखो उसकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ गई। सोचिए आप कि अगर ये ब्लड सीधा यहाँ से हार्ट में चला जाता, और हार्ट से फिर वो हार्ट क्या करता, उस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता। तो ऐसे में आपके पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करेगा उस ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अदरवाइज़ हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उनको नुकसान भी हो सकता है, वो दे विल गेट अफेक्टेड। तो ऐसे में वी हैव गॉट ए क्वालिटी कंट्रोलर इन आवर बॉडी। ये जो आपको यहाँ लीवर दिखाई दे रहा है, ये लीवर हमारा क्वालिटी कंट्रोलर है बच्चों। आप जो कुछ भी खाएंगे वो जो ब्लड है वहाँ से एलिमेंट्री कैनाल से उस मटेरियल को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके वो पहले उसको लीवर में ले जाएगा,
और लीवर उस ब्लड की जांच करेगा, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करेगा, और मान लीजिए उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है तो लीवर खुद उस ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगा। आया समझ में आपको? बड़ा मज़ेदार। लीवर क्या करेगा, ब्लड में से ग्लूकोज को लेकर लीवर में जो सेल्स होती है हिपेटोसाइट्स, वहाँ उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना लिया जाएगा और वो हमारा ब्लड की जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, एक रेंज में आ जाएगी वापस। एक साइकिल में आएगी, दूसरे साइकिल में 2-3 बार में ये प्रोसेस यहाँ चलेगा और लीवर उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? अब जरा सोचिए, एक और बात बताऊँ, आपने गलती से कोई पेस्टिसाइड खा लिया, कोई हार्मफुल केमिकल खा लिया, तो ऐसे में क्या होगा, कोई टॉक्सिन खा लिया, कोई जहर खा लिया, पॉइजन खा लिया, वो आपके इस ब्लड में जाएगा, और अगर ये ब्लड यहाँ से सीधा हार्ट को जाए तो क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली जैसे ही वो ब्लड हार्ट में पहुँचेगा, हार्ट तो उस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा, और जो टॉक्सिन, जो जहर, जो पेस्टिसाइड या कुछ भी आपने खाया है वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दैट इज़ अगेन रॉन्ग, इट विल अफेक्ट योर बॉडी। पर यहाँ अगेन जैसा कि मैंने बताया, ऐसा होता नहीं है। वॉट एवर ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल डजेंट गो डायरेक्टली इनटू द हार्ट, इट फर्स्ट एंटर इनटू द लीवर, है ना। और लीवर में पहुंचने के बाद क्या होगा, लीवर की जो सेल्स है उसमें यह भी कैपेसिटी है कि जो छोटे मोटे टॉक्सिन्स होते हैं या कम क्वांटिटी में जो पॉइजन, टॉक्सिन, पेस्टिसाइड्स होते हैं वो उनको मेटाबोलाइज करेगा, वो उनको डिग्रेड कर देगा, और इस तरह से आपके ब्लड में से उन टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा, और फिर उस ब्लड को वापस क्या करता है, फिर अल्टीमेटली लीवर भी उस ब्लड को फाइनली हार्ट में भेजेगा। और ये दूसरा एक और ब्लड वेसल की क्या रिक्वायरमेंट हो गई भाई, जो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड आ रहा है वो तो टेस्टिंग के लिए आ रहा है ना। तो डोंट लीवर नीड प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसलिए ये एक और जो हमारे पास यहाँ सप्लाई दिखाई दे रही है, ये लीवर को डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई है हार्ट से। इसके अलावा लीवर ऑल्सो रिसीव ब्लड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल वाया हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो आपको समझ में आया, ये पोर्टल सिस्टम, दो चीज़ें आपको क्लियर करनी है। पहली चीज़, पोर्टल सिस्टम क्या होता है? तो पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट जो एक ऑर्गन से शुरू होता है और दूसरे ऑर्गन में ख़त्म होता है। पोर्टल सिस्टम उसको कहते हैं जो एक ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करता है और दूसरे ऑर्गन में जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ध्यान रखें कि जो पोर्टल सिस्टम होता है उसकी शुरुआत भी कैपिलरीज से होती है और उसका एंड भी वापस कैपिलरीज में होगा। करेक्ट बच्चों? आई थिंक आपको पोर्टल सिस्टम क्लियर हुआ होगा, और ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसकी आपको सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गई होगी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है, इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, चाहे तो आप इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोल दें, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, चाहे आप इसको गट भी बोलें। ये मैं कभी भी कोई भी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ तो आपको ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल का ही दूसरा नाम है, या इसको हम गट भी कह सकते हैं। ओके, हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या कर रहा है बच्चों? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कलेक्ट ब्लड फ्रॉम GIT एंड डिस्ट्रीब्यूट it to the liver for what? For quality control। और मैं लीवर के बाकी के जो फंक्शंस हैं वो सब बाद में बताऊंगा, अभी मैंने ब्रीफली समझाया आपको कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता क्या है। अदरवाइज़ जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस समय हम लीवर के फंक्शंस की बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल से जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड की टेस्टिंग के समय लीवर को क्या क्या करना पड़ता है। अभी तो सिर्फ आपने यही देखा है कि वो टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज कर रहा है या फिर वो उसमें ग्लूकोज को रिमूव कर रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि लीवर हैज़ गॉट सो मेनी फंक्शंस। Fine, we have two types of hepatic portal system. We have two types of portal system. उसमें से पहला मैंने आपको बता दिया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और ध्यान रखें कि ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है इट इज़ फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स लाइक फ्रॉम फिशेज टू मैमल्स, सभी में ये होता है। अब आते हैं हम रीनल पोर्टल सिस्टम पे, तो लेट्स कम टू दैट पार्ट। ये क्या चीज़ होती है रीनल पोर्टल सिस्टम? रीनल
पोर्टल सिस्टम। देखिए बच्चों, ये मेनली फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टिलिया तक ही होती है। बर्ड्स में ये हाईली रिड्यूस हो चुका है और मैमल्स में ये कम्प्लीटली एब्सेंट है। तो पहले लिख लेते हैं कि रीनल पोर्टल सिस्टम होता किस में है। फिशेज में वेल डेवलप्ड है, एम्फीबिया में भी वेल डेवलप्ड है, रेप्टिलिया में भी डेवलप्ड है। फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इनमें ये डेवलप्ड है। लेकिन जो बर्ड्स हैं उनमें इल डेवलप्ड है, पुअरली डेवलप्ड है, उनमें नहीं होता ये। और जो मैमल्स हैं यानी कि हम में तो ये एब्सेंट है। अब ये रीनल पोर्टल सिस्टम करता क्या है, आई शुड हैव वन डायग्राम, तो मैं आपको बता दूं। ओके, नहीं है डायग्राम, छोड़ो, रीनल पोर्टल सिस्टम का डायग्राम नहीं है, इट्स ओके। मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये कोई लिजर्ड है, मैं ही बना देता हूँ डायग्राम। अच्छा नहीं बना, चलो कोई एम्फीबियन भी हो सकता है। ये गर्दन बना ली ना, तो गर्दन बना ली, इसका मतलब ये लिजर्ड है, क्योंकि एम्फीबिया में गर्दन नहीं होती है। ओके, अब ये बन गया हमारे पास एक कोई रेप्टाइल मान लीजिए इसे आप। इनमें क्या होता है बच्चों कि जो हार्ट है, ये हार्ट बना लिया, यहाँ से पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बॉडी के पिछले पार्ट को सप्लाई होगा। ये देखिए, ये लेग्स में, टेल में, ये यहाँ इधर और इधर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है। और एंड में ये क्या बन गई, कैपिलरीज बन गई। फाइन, ये कैपिलरीज बन गई, ये कैपिलरीज बन गई। अब होगा क्या कि यही ब्लड जब वापस यहाँ से रिटर्न होगा कैपिलरीज के थ्रू, ये दूसरी कैपिलरीज बना दी मैंने, और अब ये रिटर्न हो रहा है, इधर से भी ये रिटर्न हुआ, इधर से भी ये रिटर्न हो रहा है यहाँ से। ओके, ये सारा रिटर्न हुआ, ये सब जगह से आया, और ये एक सिंगल वेन बन गई है। तो जो ब्लड अभी बॉडी के पिछले पार्ट को सप्लाई हुआ है वही ब्लड वापस कलेक्ट हुआ। कलेक्ट होने के बाद अब ये ब्लड कहाँ जाना चाहिए, तो यूजुअली ये हार्ट में ही जाना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। ये जो ब्लड होगा इट विल गो टू द किडनीज। ये इनकी किडनी का शेप थोड़ा इस तरह का होता है, और किडनी में जाने के बाद ये वापस वहाँ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। ये बात हो रही है कि किडनी से फिर वो ब्लड बाद में हार्ट में चला जाएगा, तो मुझे अभी उससे लेना देना नहीं है। ओके, ये पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये वाला पार्ट अभी इम्पोर्टेंट है। दिस मच पार्ट इज इम्पोर्टेंट। इस पार्ट को हम कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। इसमें हुआ क्या रीनल पोर्टल सिस्टम में, तो इसमें ये हुआ है बच्चों कि बॉडी का जो पिछला पार्ट है, टेल, लेग्स और लोअर एब्डोमेन जो वाला पार्ट है, वहाँ से जो ब्लड कलेक्ट होता है वो सीधा हार्ट में नहीं जाके पहले किडनी में चला जाएगा एक वेन के थ्रू। उस वेन को क्या नाम देंगे, रीनल पोर्टल वेन नाम देंगे। और क्यों हुआ ऐसा, ऑफ कोर्स किडनी में ब्लड क्यों जाता है, किडनी में ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। तो जो पिछले पार्ट से ब्लड आएगा इट विल बी प्यूरिफाइड इनटू द किडनी, और फिर बाद में वो ब्लड जो है आगे हार्ट में चला जाएगा। समझ में आया आपको, तो याद रखें व्हाट इज़ रीनल पोर्टल सिस्टम। मैं बता देता हूँ, लिख लेते हैं हम, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम की। करता क्या है रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम posterior part of the body, posterior part of the body and supply to kidneys। समझ में आया आपको, इसकी भी शुरुआत कैपिलरीज से होगी और एंड किस में होगा, कैपिलरीज में। ये ध्यान रखना है कि ये होता किस में है। तो जो रीनल पोर्टल सिस्टम है
फिशेज़ में, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, रेप्टिलिया में भी थोड़ा सा, अगर हम एम्फीबिया और रेप्टिलिया से कंपेयर करेंगे ना बच्चों, तो एम्फीबिया में ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड है ये, और रेप्टाइल्स में थोड़ा सा कम डेवलप्ड है। और थोड़ा और आगे बढ़ने पर, यानी कि जैसे ही हम बर्ड्स तक पहुँचेंगे तो बर्ड्स में ये पुअरली डेवलप है, और मैमल में रीनल पोर्टल सिस्टम इज़ ऑल टुगेदर एब्सेंट। और जहाँ तक हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात है, तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम फिशेज से लेकर मैमल्स तक सभी में वेल डेवलप्ड है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, हम कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, और उन जनरल कैरेक्टर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और अब तक हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। दैट वी हैव गॉट, कोर्डेट्स हैव गॉट क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट वेंट्रल साइड में होगा, डोर्सल ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर से एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ होगा। और फिर मैंने आपको बताया पोर्टल सिस्टम के बारे में कि कोर्डेट्स में 2 तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, और वो जो डिस्कशन होगा वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में होगा। दैट वी हैव गॉट अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अ रेड कलर्ड respiratory pigment, that is hemoglobin is present in chordates। तो chordata में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन होता है, और वो रेड कलर का होगा। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारी आरबीसीज में पैक्ड होता है, इट इज़ फाउंड इन द आरबीसीज, है ना। तो ये इसको बना लेते हैं हम, ये जो रेड कलर का हीमोग्लोबिन होगा वो आरबीसी में अंदर होगा। ये ऐसा क्यों बताना जा रहा हूँ मैं, अब क्योंकि आपको याद रखना है एनिलिडा में भी हीमोग्लोबिन था, लेकिन वहाँ जो हीमोग्लोबिन था वो हीमोग्लोबिन उनकी प्लाज्मा में डिज़ोल्व्ड स्टेट में था, वो आरबीसी में नहीं था। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, ये हीमोग्लोबिन हो गया, और ये जो सेल है इसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, या इसको हम रेड ब्लड कॉर्पसल भी कहते हैं। वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, सेल कहना ठीक है या कॉर्पसल कहना ठीक है, क्या है, विल कम टू दैट पॉइंट। चलिए इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, आरबीसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों जो कॉर्डेट्स हैं उनमें आरबीसी का जो शेप होगा वो 2 तरह के होंगे। एक, कुछ आरबीसीज ऐसे होते हैं ओवल आरबीसीज, और इनमें अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, इनमें अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस के अलावा अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। कॉर्डेटा में जो आरबीसीज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पहला कौन सा है, इसको ऐसे लिखते हैं, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, ये पहले तरह के आरबीसीज हैं। और जो हीमोग्लोबिन होगा वो ये यहाँ प्रेजेंट होगा, तो दिस इज़ ऑल हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ साथ यहाँ पे दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। समझ में आया आपको? गुड। एक दूसरी तरह के ये आरबीसी किस में मिलेंगे, ओवल और न्यूक्लिएटेड आरबीसी। तो ओवल और न्यूक्लिएटेड आरबीसी आपको सभी कोर्डेट में मिलेंगे। सही करें, हम ऐसा लिखते हैं, कहाँ मिलेंगे, ऑल कोर्डेट्स एक्सेप्ट मैमल्स, यानी कि मैमल्स को छोड़ दो, बाकी जितने भी कॉर्डेट्स हैं, फिशेज हो जाए, एम्फीबिया हो जाए, रेप्टाइल्स हो जाए, बर्ड्स हो जाए, सभी में इसी तरह के आरबीसी हैं। किस तरह के, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। क्या खासियत है ओवल और न्यूक्लिएटेड की, शेप आपने देख ही लिया, इनका ओवल शेप है और अंदर एक न्यूक्लियस भी बना हुआ है। और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, आप ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस के अलावा जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। फाइन।
कम टू द सेकंड पार्ट। दूसरी तरह के कौन से आरबीसीज हैं? दूसरी तरह के जो आरबीसीज हैं वो हैं डिस्क शेप्ड, बाइकॉनकेव एंड ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। देखिए मेरे पास इन आरबीसीज का एक डायग्राम है। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास यहाँ एक सिंगल आरबीसी, ये कई सारे आरबीसी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये एक फ़ोटोग्राफ लिया हुआ है हमारे किसी ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर, किस तरह से आरबीसीज जो हैं ब्लड में मूव कर रहे हैं। तो देखिए आप बच्चों, ये आपको डिस्क शेप दिखाई दे रहे हैं। और डिस्क के अलावा जो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बाइकॉनकेव है, इन द सेंस इनकी ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये भी कॉनकेव है, और इनकी जो नीचे वाली सरफेस होगी वो भी कॉनकेव है। तो हमारे जो आरबीसीज हैं वो दोनों तरफ से कॉनकेव होते हैं, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया बाइकॉनकेव, डिस्क शेप, और दूसरा ये कि ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाना चाहूँ हमारे आरबीसीज का, तो ये इस तरह के हमारे आरबीसीज होते हैं। मैमल्स में अंदर किसी तरह का कोई सारा अंदर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, हीमोग्लोबिन भरा हुआ होगा। और आई होप कि क्लियर हो गया डिस्क शेप और बाइकॉनकेव का क्या मतलब हुआ। ऊपर जो हमने आरबीसीज देखे हैं ये ओवल है और साथ ही साथ न्यूक्लिएटेड है। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैमेलियन आरबीसीज डिस्क शेप होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं और ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो डिस्क शेप आपको समझ में आई गई, ये इधर से भी दबे हुए हैं, इधर से भी ये बीच में से दबे हुए हैं, तो ये बाइकॉनकेव हो गए, बाइकॉनकेव हो गए। ये पूरी की पूरी एक इस तरह की डिस्क बनी हुई है, तो ये डिस्क शेप हो गए। प्लस ध्यान रखें कि अंदर सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह वगैरह आर एब्सेंट, वो होते ही नहीं है। तो अब प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस क्यों नहीं है, दूसरा हमारे आरबीसीज का शेप ऐसा क्यों है। तो बच्चों आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियरली इसको अच्छे से समझेंगे। देयर आर टू कंडीशन। पहला कि ई न्यूक्लिएटेड क्यों है, वाई दीज आर ई न्यूक्लिएटेड, वाई, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है वाई अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो इसका जवाब ये है बच्चों कि अगर हम आरबीसीज में से न्यूक्लियस हटा दें, जब आरबीसी इमेच्योर होते हैं, जब बनते हैं शुरुआत में, तब इनमें न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। बोन मेरो में जब ये आरबीसीज बनते हैं शुरुआत में, उस समय इनमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जैसे जैसे आरबीसी का मैच्योरेशन होता है और उसमें हीमोग्लोबिन का डिपोजिशन होने लगता है आरबीसीज में, वैसे वैसे न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनल जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, फाइनली वो डिसअपियर हो जाते हैं और पूरा आरबीसी अंदर से हीमोग्लोबिन से भरा हुआ। तो सारा अब इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन भर गया। तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी बच्चों कि अगर इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पड़ा रहता और बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते, तो वी कुड नॉट हैव डिपॉजिटेड दैट मच अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये चीज़ मेरे को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स? तो आंसर ये हो जाएगा, so that more hemoglobin can be accommodated, ज़्यादा हीमोग्लोबिन इनमें भरा जा सकता है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। अब दूसरा ये आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, हमने न्यूक्लियस हटा दिया, सेल ऑर्गेनेल भी हटा दिए, लेकिन हमने शेप ऐसा ही रहने देता है। देखो ये एक कितना बढ़िया आरबीसी मैंने बनाया कि चलो हमने न्यूक्लियस हटा दिया, इसमें से सेल ऑर्गेनेल भी हटा दिए
और बस इसमें सारा हीमोग्लोबिन भर दिया। वेल बच्चों, अब मैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, फ्रिक्वेंटली आता है, वाई आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड एंड वाई आरबीसीज आर बाइकॉनकेव, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा बच्चों। अगर आपसे पूछे कि वाई आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड, तो जवाब मैंने बता दिया, ये आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। अब आप सोचिए कि मेरे पास एक आरबीसी है, ये कैसा है? ये आरबीसी ओवल है, बिल्कुल ओवल है। क्या इसमें न्यूक्लियस है? नहीं है, ई न्यूक्लिएटेड है। क्या ऐसे आरबीसी कभी होते हैं? ऐसे कभी नहीं होते हैं, क्योंकि इनका डिसएडवांटेज समझो मैं आपको, कि जब ये आरबीसीज लंग में पहुंचेंगे और बाहर से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होने लगेगा, अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन से बाइंड कौन होता है? सॉरी, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होगा। अब होता क्या है बच्चों कि ऑक्सीजन जो लंग्स में प्रेजेंट है वो इस एरिया में जितना भी हीमोग्लोबिन है उसके साथ तो बाइंड हो जाएगी, लेकिन इस सेंट्रल एरिया में जितना भी हीमोग्लोबिन है उसके साथ वो ऑक्सीजन बाइंड क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि बच्चों ये जो पार्ट है ये डीप आरबीसी के अंदर का सेंट्रल पोर्शन है, और इस सेंट्रल पोर्शन तक ऑक्सीजन को पहुंचने में टाइम लगेगा। डिफ्यूजन में, ऑक्सीजन के डिफ्यूजन में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ऐसे में वो आरबीसीज तो लंग से आगे बढ़ जाएगा, और इतना टाइम वहाँ मिल ही नहीं पाएगा। ब्लड के लंग्स में से एक साइकिल काट के आया है, ब्लड लंग्स में गया है, वहाँ इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो पड़ा रहे और सारा ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर आए और उसके बाद आरबीसी वहाँ चले। वो तो बाय द टाइम लंग्स में ब्लड पहुँचता है वो कंटिन्यूसली मूव करता हुआ लंग से वापस आएगा, और इतनी सी देर में गैसेस एक्सचेंज हो जाना चाहिए, इतनी सी देर में ऑक्सीजन बाइंड हो जानी चाहिए। तो द पॉइंट इज़ दैट कि ये जो डीप पार्ट है यहाँ अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा तब भी ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करें कि इस पार्ट को सुपरफिशियली ला दें? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसी आरबीसी को थोड़ा सा हम कंप्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम आरबीसी को बीच में से कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अब एडवांटेज ये हो जाएगा कि इस आरबीसी का सरफेस एरिया अब इंक्रीज हो जाएगा। ओवल की जगह डिस्क शेप और बाइकॉनकेव होने का ये एडवांटेज रहेगा कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो सभी जगह तक पहुंच जाएगी, और जितना भी हीमोग्लोबिन हमने इस आरबीसी में भरा है वो सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो पाएगा, और इस तरह से हमारे आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। आप एग्जाम में लिखोगे क्या कि वाई आरबीसीज आर बाइकॉनकेव, तो फिर आपका आंसर ये रहेगा, हैविंग बाइकॉनकेव आरबीसी विल इंक्रीज, इन्वर्टेड कोमा में लिख रहा हूं, ध्यान रखना है आपको, will increase surface area of the RBC। इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा बाइकॉनकेव होने से, है ना, ऐसे ऐसे कंप्रेस कर देने से ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एंड द आरबीसी विल बी एबल टू कैरी मोर ऑक्सीजन। अदरवाइज अगर ये ओवल शेप रहता तो सरफेस पे जो हीमोग्लोबिन है वो तो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता, लेकिन जो डीप इनसाइड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं हो पाता है, और इस तरह से ऐसे आरबीसी, ओवल आरबीसी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती वो कंपैरेटिवली कम होती। तो इन ऑर्डर टू मेक आवर आरबीसी मोर एफिशिएंट, आवर आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉनकेव। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इस तरह के आरबीसी कहाँ प्रेजेंट है? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सच टाइप ऑफ आरबीसी बाइकॉनकेव एंड ई न्यूक्लिएटेड आर प्रेजेंट इन मैमल्स, और ये हमने यहाँ लिखा भी है, डिस्क शेप्ड बाइकॉनकेव ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी आर प्रेजेंट। तो एग्जाम्पल यहाँ हम लिख लेते हैं, प्रेजेंट इन मैमल्स। पर मैमल्स में एक्सेप्शन है बच्चों, देयर इज़ एन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन हो जाएगा, भूलना नहीं है आपको, एक तो कैमल और एक लामा। कैमल एंड लामा ये दो हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो मैमेलिया में आते हैं, पर इनके आरबीसीज ओवल है। तो इसलिए यहाँ हम ऐड कर रहे हैं ओवल और न्यूक्लिएटेड आरबीसी में। किसका एग्जांपल लिया था हमने? ऑल कोरोडेट, सभी में ऐसा है एक्सेप्ट मैमल्स। मैमल्स में कौन से हैं? मैमल्स में डिस्क शेप्ड बाइकॉनकेव और ई न्यूक्लिएटेड है,
पर फिर यहाँ ध्यान रखना है कि मैमल में भी वापस 2 एनिमल ऐसे हैं जिनके ओवल और न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, और वो एग्जाम्पल रहेगा तो ऑल कॉर्डेट्स प्लस यहाँ लिख लें हम एक तो कैमल और एक लामा। ये जो लामा है ये भी कैमल का क्लोज रिलेटिव ही है, बोथ बिलोंग्स टू सेम फैमिली, कैमिलाइडी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। तो बच्चों ये हमने डिस्कशन कंप्लीट किया कोर्डेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आज क्या क्या पढ़ा कोर्डेट में। कोर्डेटा का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, हार्ट वेंट्रल साइड में है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, हीमोग्लोबिन इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि अभी हमने थोड़ा लिया है। हीमोग्लोबिन कहाँ गया है, अभी लिखा है हमने, कहाँ गया, ये लिखा है अ रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, ये हो गया हमारा। और फिर हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है वो भी ध्यान रखना है, प्रेजेंट इन साइड द आरबीसीज, है ना, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। हाँ ये भी एक पॉइंट हमारा रह गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल एंड कॉर्पसल, क्योंकि जो हमारे आरबीसी मैंने आपको बताया उनमें न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो वो एक कंप्लीट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको शो नहीं करता है, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉर्पसल। लेकिन जो बाकी कॉर्डेट्स हैं, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो वहाँ तो हम उन्हें रेड ब्लड सेल्स कहेंगे, और मैमल्स में हम उन्हें रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहेंगे। हिंदी में हम इसे लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं, है ना, जस्ट पार्टिकल सॉर्ट ऑफ, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग ऑल कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग सेल, अंदर न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो हम उन्हें रेड ब्लड सेल नहीं कह के हम उसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। लेकिन बाकी के जो कॉर्डेट्स हैं उनमें हम रेड ब्लड सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेटा में रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा ही सिंपल है बच्चों। जो एक्वेटिक है लाइक फिशेज़ हैं, या एम्फीबिया में जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है, या एम्फीबिया के जो लार्वल स्टेजेस हैं, उन सभी में रेस्पिरेशन गिल्स से होगा, और जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं उनमें लंग्स से रेस्पिरेशन होगा। तो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स इजी, सिंपल 2 चीज़ें हैं, या तो गिल से होगा रेस्पिरेशन या उनमें लंग्स प्रेजेंट होंगे। नाउ कम टू द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में बच्चों दोनों ही तरह का स्केलेटल सिस्टम है। इनमें एंडोस्केलेटन भी है जो कि या तो कार्टिलेज का बना हुआ होता है या फिर वो बोन्स से बना हुआ है। अब कहाँ कार्टिलेज आएगी, कहाँ बोन्स होगी, हम आगे आपको बताएंगे, जैसे भी जब भी रिक्वायरमेंट होगी उस समय डिस्कस करते हुए जाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो एक्सोस्केलेटन के बारे में है। तो हाँ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि कॉर्डेट्स में एक्सोस्केलेटन भी होता है ना। और एक्सोस्केलेटन जो बॉडी पे बाहर की तरफ होगा, सरफेस की तरफ होगा। इस एक्सोस्केलेटन को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात, यहाँ एक बीच में लाइन बना देते हैं और यहाँ शुरुआत करते हैं फिशेज़। तो फिशेज़ में बच्चों स्केल्स होते हैं, और वो भी डर्मल स्केल्स होते हैं, डर्मल स्केल्स होते हैं। उसके बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि उनमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। देन कम रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया में एक्सोस्केलेटन, उनके पास भी स्केल्स होते हैं, लेकिन उनके पास जो स्केल्स होंगे वो एपिडर्मल होंगे। इसके अलावा उनकी जो फिंगर्स होती है वहाँ पे नेल्स तो नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, लिजर्ड में भी हो सकते हैं। तो इनको हम उंगली पर आगे फिंगर्स पर इस तरह से लगे रहते हैं, इनको हम क्लॉज कहते हैं। तो दे हैव क्लॉज रेप्टाइल्स में। उसके बाद बर्ड्स आएगी। तो बर्ड्स में
उनकी जो लेग्स वगैरह होती है वहाँ पे स्केल्स होते हैं, वही एपिडर्मल स्केल्स होंगे ये। एंड दे ऑल्सो हैव फेदर्स। तो ये उनका एक्सोस्केलेटन वाला पार्ट हो गया बर्ड्स में। बर्ड्स के बाद आगे जो आएंगे वो रहेंगे बच्चों मैमल्स। तो मैमल्स में बॉडी पर हेयर्स होंगे। हेयर्स के अलावा दे ऑल्सो हैव हॉर्न्स, कईयों में सींग होते हैं। ह्यूमन्स और जो मंकी वगैरह होते हैं उनमें नेल्स होते हैं, और बाकियों में शार्प पॉइंटेड क्लोज होते हैं। और जो कैटल्स होते हैं जैसे हमारी काऊ, बफेलो, हॉर्स वगैरह, आपने उनमें देखे होंगे कि उनके जो लेग्स होते हैं वहाँ नीचे ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम हूफ कहते हैं, हूफ, और प्लूरल जो होगा वो हूव्स हो जाएगा। तो ये भी एक्सोस्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है। हेयर्स, हॉर्न्स, नेल्स, क्लोज एंड हूव्स। हूव्स प्लूरल हो गया, सिंगुलर हूफ होता है। तो दीज आर द एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। और एक बात याद रखना, एम्फीबिया में किसी तरह का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है। उनकी जो स्किन होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी। फिशेस में स्केल्स हो जाएंगे डर्मल। रेप्टिलिया में स्केल्स भी होंगे, क्लॉज भी होंगे। बर्ड्स में स्केल्स होंगे, फेदर्स होंगे। बर्ड्स में भी क्लॉज वगैरह होते हैं, टेलन कहते हैं हम उनको, उनके इस तरह से टेलन्स होंगे। वैसे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि डर्मल स्केल्स और एपिडर्मल स्केल्स में क्या फ़र्क है, वो भी अपन बात करते हैं थोड़ा सा। हम जानते हैं बच्चों की हमारी जो स्किन होती है उसमें 2 लेयर्स होती है। एक बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। ओरिजिन इसका एक्टोडर्मल है। और एक इसके ठीक नीचे की ओर डर्मिस होती है। तो स्किन में हमेशा 2 लेयर्स होती है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस और अंदर की तरफ डर्मिस। डर्मिस जो है उसका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। अब मैं स्केल्स बना के बताता हूँ आपको कि अगर किसी एनिमल में स्केल्स इस तरह से हों, डर्मिस से उनका ओरिजिन हो, ये इस तरह के स्केल्स हैं, देखिए आप। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और बाद में जब हम पढ़ेंगे तो बार बार इनको रिपीट नहीं करेंगे, आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। और इसमें ये डर्मिस मैंने बना ली है, और डर्मिस के साथ अब मैं एपिडर्मिस बना रहा हूँ। तो ये देखिए, ये इनकी एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस जो है वो इस तरह से कवर कर रखा है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये जो स्केल है इसका ओरिजिन जो हुआ है वो डर्मिस से हुआ है। तो ऐसे स्केल्स को हम डर्मल स्केल्स कहेंगे। तो दीज आर डर्मल स्केल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, डर्मल स्केल्स फिशेज में मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल स्केल्स। एपिडर्मल स्केल्स में सिनेरियो ये रहेगा बच्चों कि उनकी ये तो हो जाएगी डर्मिस, और स्केल्स का जो ओरिजिन होगा वो एपिडर्मिस से ही होगा, और उसमें डर्मिस वाला पार्ट नहीं होता है। तो ऐसे स्केल्स को हम एपिडर्मल स्केल्स कहते हैं। एपिडर्मल स्केल्स कहते हैं। ये किन में मिलेंगे, अभी मैंने बता दिया आपको, रेप्टिलिया में और बर्ड्स में। जैसे आपने बर्ड्स, पिजन वगैरह देखे होंगे, उनकी लेग्स पर स्केल्स मिलते हैं। तो रेप्टिलिया में और बर्ड्स में जो स्केल्स होंगे वो एपिडर्मल होंगे, और फिशेज जो होगी उनमें स्केल्स डर्मल होते हैं। तो ये हो गया एक्सोस्केलेटन। एक बार फिर से रिपीट कर लें, सिंपल है। कॉर्डेटा में स्केलेटल सिस्टम 2 तरह के होते हैं। एंडोस्केलेटन भी होते हैं जो बॉडी के अंदर होगा, और एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर होगा। दोनों का काम प्रोटेक्शन है। एक्सोस्केलेटन मेनली प्रोटेक्शन में काम आएगा, और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी उसका रोल है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। हेयर्स और फेदर्स, और जब पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि ये हेयर्स और फेदर्स बॉडी के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं, बट अदरवाइज दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन।
जो एंडोस्केलेटन होता है वो या तो कार्टिलेज का बना हो सकता है या बोन्स का। कहाँ कार्टिलेज होगी कहाँ बोन्स होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, स्केलेटल सिस्टम के बाद अब हम बात करते हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉर्डेट्स। बच्चों जो एक्सक्रीशन होता है वो मेनली किडनीज के थ्रू होता है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉर्डेट में, चाहे फिशेज हो, एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, एवीज हो, मैमल हो, सभी में किडनीज प्रेजेंट होती है। अब हाँ, ये हमें देखना है कि इनमें अलग अलग तरह की किडनी होती है, वो भी समझिए आप कैसे क्या है। जो हमारी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है उसी का एक पार्ट है ना, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, जिसे हम नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म कहते हैं। नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म विल गिव राइज टू किडनी। ठीक, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये हमारे पास मीजोडर्म का वो पार्ट है जिसे फ्यूचर में किडनी बनने वाली, और इसे हमने क्या कहा, नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म। ये हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में है। अब इसमें ऐसा है बच्चों कि इसको हम हाइपोथेटिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। समझ में आया आपको? अगर किसी एनिमल में इस पार्ट से किडनी डेवलप होती है, इससे किडनी बनती है एंटीरियर पार्ट से, और जो बाकी का पार्ट है वो डिजेनरेट हो जाए, तो ऐसी किडनी को हम प्रोनेफ्रिक किडनी कहेंगे। प्रोनेफ्रिक किडनी। जो अर्ली कॉर्डेट्स हैं, जो साइक्लोस्टोम में पढ़ूंगा आपको, साइक्लोस्टोमेटा आएंगे, और जो फिशेज और एम्फीबिया हैं, इनकी जो लार्वल स्टेज है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होगी, उसमें प्रोनेफ्रिक किडनी मिलेगी। अब मान लीजिए क्या होता है कि इस पार्ट से किडनी डेवलप हो, इसको मैं हटा देता हूं, आप समझ जाना। अगर मिडल पार्ट से किडनी डेवलप होती है यहाँ से, तो इस तरह की किडनी को हम मीजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। मीजोनेफ्रिक किडनी, करेक्ट। ये किस में मिलेगी? एडल्ट फिशेस और एडल्ट फ्रॉग, एम्फीबियंस जो होंगे, उनमें मीजोनेफ्रिक किडनी मिलेगी। और अगर इस मीजोडर्म के, नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म के पोस्टीरियर पार्ट से किडनी डेवलप होती है और ऊपर के जो दोनों पार्ट हैं वो डिजेनरेट हो जाए, तो ऐसी किडनी को हम मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि कॉर्डेट्स में कितनी तरह की किडनी हो सकती है। तो कॉर्डेट्स में 3 तरह की किडनी होगी, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी। और हमारे लास्ट की जो 3 क्लासेज है, इसका मेटानेफ्रिक किडनी कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी रेप्टिलिया, उसके बाद एवीज यानी बर्ड्स और मैमल्स, उनमें मेटानेफ्रिक किडनी मिलेगी। और उसके पहले जो फिशेज और जो एम्फीबियंस हैं, इनकी लार्वल स्टेज में, इनकी अर्ली स्टेज में प्रोनेफ्रिक होगी और उनकी एडल्ट स्टेज में मीजोनेफ्रिक किडनी होगी। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉर्डेट्स। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, कुछ एक ही एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जिनमें एसेक्सुअल है, अदरवाइज मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। यही इनकी मेन रिप्रोडक्शन का मेथड रहेगा। मेल्स और फीमेल्स सेपरेट होते हैं, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि डायोशियस होंगे। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होगा इनमें कईयों में, और लिख लेते हैं हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म
प्रेजेंट होता है। कुछ एक्सेप्शन है जिनमें नहीं है, अदरवाइज मोस्टली सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट ही है, कुछ एम्फीबियंस और अर्ली जो कॉर्डेट्स हैं और कुछ फिशेज़ हैं जिनमें इनडायरेक्ट है। अदरवाइज डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट होता है, यानी कि विदाउट एनी लार्वल स्टेज। ओवीपेरस भी होते हैं ये, अंडे भी देते हैं, और इनमें से कई वीवीपेरस भी होते हैं।